हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था E1 एलिमिनेशन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं E2 एलिमिनेशन। सबसे पहले एक और बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं बात को। हम पढ़ रहे थे विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया हमने आपसे बताया था विलोपन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। एक E1, दूसरी E2 और तीसरा हमने बताया था ECB, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एक अणुक विलोपन अभिक्रिया, द्वितीय अणुक विलोपन अभिक्रिया, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन। इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी हमने बात करी थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था लेक्चर को E1 के बारे में। थोड़ा और रिपीट कर देते हैं बात को। E1 और SN1 दोनों एक ही बात को फेवर करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है जब कोई E1 रिएक्शन हुआ करती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो ये हाई टेम्परेचर पर होती है। जब SN1 रिएक्शन होती है तो ये कैसे होती है? लो टेम्परेचर पर होती है। इनके बारे में पूरी डिटेल में हमने बात की थी। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आज का लेक्चर देखने से पहले सबसे पहले आप कौन सा लेक्चर देखें? E1 एलिमिनेशन का। आप सर्च करना यूट्यूब पर विजन इंस्टीट्यूट एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे, इस पूरे लेक्चर में बात करेंगे E2 के बारे में। तो हेडिंग लगाइए E2 एलिमिनेशन, बाइमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन, E2 विलोपन अभिक्रिया। इससे बोल सकते हैं हम बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें हमने क्या बताया था आपको कि अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, कोई एल्किल हैलाइड है इस तरह का, ये कोई एल्किल हैलाइड है। E2 एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हुआ करता है, और कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, परबल क्षार, किसी परबल क्षार की उपस्थिति है। तो किसी परबल क्षार की उपस्थिति में क्या होगा? यहाँ से छोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे, बाहर जाएंगे, कमी होगी छोटे मॉलिक्यूल्स की। यहाँ से X और यहाँ से H दोनों बाहर जाएंगे और क्या बनाएंगे? HX बनाएंगे। एक वैलेंसी इसकी कम हो जाएगी और एक वैलेंसी इस कार्बन की कम हो जाएगी। दोनों आपस में कनेक्ट होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे RCH डबल बॉन्ड CH2, मीन्स एल्कीन का प्रोडक्शन करेंगे। उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा आपको? एल्कीन बनेगी। अब देखो, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड थे, आपको पहले भी बताया था मैंने आपको। E1 के अंदर यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड है। ये 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। इन्होंने एक तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करी, और एक H और X के बीच किसकी फॉर्मेशन करी? सिग्मा बॉन्ड की। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको क्या दे रहे हैं? एक तो पाई दे रहे हैं, और एक क्या मिल रहा है बेटा? आपको सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है। अब सिग्मा बॉन्ड चूंकि स्टेबल बॉन्ड होते हैं, मजबूत होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। बोलो, बात समझ में आई है? पाई बॉन्ड कमजोर है, वीक है, यानी कि प्रोडक्ट अगर बात करें सिग्मा तो ये स्ट्रॉन्ग है, और जो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती है वो स्टेबल होती है। इसका मतलब स्टेबल मतलब स्थायी। इसका मतलब ये चीज़ स्थायी है, और ये कैसी है बेटा? अस्थायी है। ये कैसी है? अस्थायी है। तो स्थायी चीज से अस्थायी बन रहा है, तो प्रोसेस हमें कराना पड़ता है। अगर प्रोसेस कराएंगे तो प्रोसेस में चेंज ऑफ एंथैल्पी क्या होगी? एंथैल्पी ऊर्जा क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। मतलब हीट
अवशोषित होगी, ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित, अवशोषित, ऊष्मा क्या होने वाली है, अवशोषित होने वाली है। ऊर्जा में परिवर्तन पॉजिटिव होगा और ऊष्मा क्या होगी, अवशोषित। जब बात करते हैं ऊष्मा अवशोषित की, जिसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर कैसा होता है, हाई हुआ करता है, ज़्यादा हुआ करता है। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिएगा हमें, हाई चाहिएगा, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिएगा, E2। तो अगर हम बात करें एलिमिनेशन की, तो चाहे वो E1 एलिमिनेशन हो चाहे वो E2 एलिमिनेशन हो, दोनों प्रोसेस के लिए टेम्परेचर तो हमें कैसा चाहिएगा, हाई चाहिएगा, अधिक चाहिएगा। बोलो बात समझ में आई। क्या होने वाला है E2 एलिमिनेशन में, परबल क्षार की उपस्थिति में एक तो X मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और एक H मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, HX बाहर। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाली वैलेंसी खाली होगा, ये वाली वैलेंसी खाली, दोनों आपस में कनेक्ट होगी और डबल बॉन्ड बनाएगी। डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड हुआ करता है, मतलब एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कंडीशन क्या कहलाती है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है, E2 एलिमिनेशन। ये कौन सा होगा, E2 एलिमिनेशन। अब E2 एलिमिनेशन के बारे में कुछ बातें और पढ़ते हैं। चलिए मैं आपको पॉइंट बता दूं E2 एलिमिनेशन के बारे में। E2 एलिमिनेशन मेन पॉइंट क्या क्या होंगे। फर्स्ट पॉइंट, हमारे पास जो E2 एलिमिनेशन होता है वो कौन देता है बेटा, वो टर्शरी जल्दी देंगे, मतलब टर्शरी जल्दी देंगे किससे, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जल्दी देंगे प्राइमरी से। तो इनका जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। टर्शरी एल्किल हैलाइड E2 एलिमिनेशन जल्दी देंगे, किससे जल्दी देंगे, सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जल्दी देंगे प्राइमरी से। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट चाहिए होगा वो पोलर होना चाहिए और एप्रोटिक हो। सॉल्वेंट कैसा हो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, यानी कि जो विलायक यूज करेंगे वो विलायक कौन सा यूज करने वाले हैं, वो पोलर एप्रोटिक विलायक यूज करेंगे। पोलर मतलब समझते हैं जो आयनों में ब्रेक होता हो, जो आयनों में टूट सकता हो, और एप्रोटिक का मतलब होता है जिसके पास प्रोटॉन ना हो, जो प्रोटॉन ना देता हो, जो प्रोटॉन मतलब H+ ना देता हो। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर मतलब आयनों में ब्रेक हो सकता हो, एप्रोटिक मतलब जो प्रोटॉन ना देता हो। ऐसे कौन से हुआ करते हैं, तो जैसे एसीटोन होता है, ये पोलर भी होगा और कैसा होगा, एप्रोटिक भी होगा, ठीक है, प्रोटॉन नहीं देगा और ये पोलर भी है। चलिए यहां पर अगर हम बात करें बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। बेस कैसा यूज करेंगे हम E2 एलिमिनेशन के अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे। ध्यान रखना E1 एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन में केवल डिफरेंस बेस का ही होगा और सॉल्वेंट का होगा। दो चीज़ों का डिफरेंस है, एक तो सॉल्वेंट का और दूसरा बेस का। E1 के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता था, पोलर हो मतलब आयनों में टूट सकता हो, और प्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन देता हो, H+ देता हो E1 के अंदर। जबकि E2 के अंदर क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर तो हो पर कैसा हो, एप्रोटिक हो। दूसरा इसके अंदर E2 के अंदर कौन सा बेस चाहिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा। जबकि अगर हम बात करें E1 की, तो उसके अंदर बेस कैसा चाहिए था हमें, हाँ वीक बेस चाहिए था। बहुत अच्छे। तीसरी बात अगर हम बात करें, सॉरी चौथी बात, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा, पोलर एप्रोटिक हो, जो आयनो टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर भी क्या चाहिएगा, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हाई हो मतलब 60 अबव हो, 60 से ज़्यादा हो, 60 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी E2 एलिमिनेशन कराने के लिए, ठीक है। तो अब इन पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं।
एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं E2 एलिमिनेशन क्यों रखा गया। इसका नाम E2 एलिमिनेशन क्यों रखा, तो आपको बताया था भाई हमारे पास E2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके अंदर जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है वो 2 होती है। पहली बात, मॉलिक्यूलैरिटी से डील ना कर कर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो अभिक्रिया की कोटि होती है। किसकी? अभिक्रिया की कोटि, वो 2 होती है, इसलिए इसको हमने कहा E2 एलिमिनेशन। वो 2 कैसे होती है? जब हम बात करते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की, अभिक्रिया की दर की, अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर E2 एलिमिनेशन में एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर करेगी और बेस की सांद्रता पर भी निर्भर करेगी। बेस मतलब क्षार, दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। बेस की सांद्रता पर भी निर्भर करती है अभिक्रिया की दर और एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। तो इसकी पावर में कितना मॉलिक्यूल्स होगा? 1। इसकी भी कितना होगा? 1। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? सांद्रता पदों की घातों के कुल योग को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। ये एक सांद्रता है, सांद्रता पद है, ये भी एक क्या है? सांद्रता पद है। इन सांद्रता पदों की घातों का कुल योग वो क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो 1 + 1 कितना होगा? 2। तो 2 होगा तो अभिक्रिया कोटि भी कितनी होगी? 2 होगी। अभिक्रिया कोटि 2 कह दो या मॉलिक्यूलैरिटी 2 कह दो। एक मॉलिक्यूल तो एल्किल हैलाइड का भाग ले रहा है रिएक्शन के अंदर और एक मॉलिक्यूल किसका भाग ले रहा है? क्षार का। तो मॉलिक्यूलैरिटी मतलब आणविकता, जिसे हम क्या बोलते हैं? आणविकता। आणविकता भी कितनी होगी बेटा? इसकी 2 होगी। आणविकता कितनी होने वाली है? 2। एक तो एल्किल हैलाइड की और एक क्षार की, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? E2 एलिमिनेशन रखा गया है। बोलो बात समझ में आई? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि कैसे डिपेंड करेगा अभिक्रिया की दर, कैसे डिपेंड करेगी एल्किल हैलाइड और क्षार की सांद्रता पर। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम सब ने देखा था कि अभी हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही थी वो कैसे हो रही थी बेटा? एक तो X बाहर जा रहा था स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस, एक तो X बाहर जा रहा था और एक H बाहर जा रहा था। तो यहाँ से X बाहर करेंगे और यहाँ से H बाहर करेंगे, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस यहाँ से क्या बाहर कर रहे हैं? HX बाहर कर रहे हैं, एल्कीन की फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म देखूँ, क्या देखूँ? इसकी मैकेनिज्म, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसे नोट कर लेना आप। चलिए, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म देखूँ, क्रियाविधि, क्रियाविधि, मैकेनिज्म, अगर हम क्रियाविधि की बात करें तो बेटा सबसे पहले क्या होगा? स्टेप फर्स्ट, एक 1 स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ करती है। तो सबसे पहले क्या होगा? ये X है और ये CH2 है। यहाँ पर बेस आएगा, कौन आएगा? बेस। मैं B- बोल दूँ इसको, ये B- है, ये बेस है, क्षार है ये। बहुत अच्छे। अब देखो ये बॉन्ड ब्रेक होना है क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है X की, तो बॉन्ड टूटेगा। कार्बन और X में किसकी ज़्यादा है? X की। आपको याद होगा फोन Cl Br डैश डैश कार्बन डैश डैश हाइड्रोजन। भाई X में कौन आते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, और इन चारों की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है। तो बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होगा? कार्बन की तरफ को। अगर बॉन्ड कार्बन की तरफ को ब्रेक होगा तो कार्बन, देखिए वैद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा किसकी है? आयोडीन की, ब्रोमीन की, क्लोरीन की, फ्लोरीन की। किससे? कार्बन से। भाई X बराबर, X में कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। ये क्या है? X है। इन चारों की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है,
तो बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होता है? जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो बॉन्ड किसकी तरफ को ब्रेक होगा? जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। वैद्युत ऋणात्मकता इन दोनों में किसकी ज्यादा है बताओ? x की। तो बॉन्ड x की तरफ को ब्रेक होने वाला है, तो x पे क्या आएगा? माइनस, कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। समझ लो बस बात को। अगर x पे माइनस आएगा तो जिस पे माइनस आता है उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। और मैंने कहा सभी न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा? बेस होते हैं। सभी न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे? क्षार कहलाते हैं सभी न्यूक्लियोफाइल। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इस पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। अब ये भी एक क्षार है, बात को समझना। तो अगर मैं H को यहां रख देता, भाई बेस का काम क्या होता है? क्षार का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का, प्रोटॉन को ग्रहण करने का। ठीक है, तो ये बेस है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये इसके पास आएगा। अब ये बेस इसके पास आएगा तो बेटा इधर न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, मतलब क्षार बैठा हुआ है, इधर से भी क्षार आ रहा है, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों के बीच क्या पैदा हो जाएगा? प्रतिकर्षण पैदा हो जाएगा। इसलिए क्षार उधर अटैक नहीं करेगा जिधर कौन बैठा होगा? हैलाइड बैठा होगा। मतलब क्षार जो है वो हैलाइड के विपरीत अटैक करेगा, अपोजिट अटैक करेगा। तो इसलिए मैं इस H को यहां ना बनाकर इस H को कहां बनाऊंगा? ऊपर बनाऊंगा। थोड़ा बात को समझते रहना। क्यों बनाया मैंने ऊपर? यानी कि जो क्षार होगा वो हैलाइड के एंटी मतलब विपरीत अटैक करेगा। क्यों अटैक करा है विपरीत? क्योंकि अगर ये बेस यहां आएगा तो यहां भी एक बेस बैठा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल बैठा हुआ है, यहाँ भी एक न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के बीच क्या पैदा हो जाएगा? प्रतिकर्षण। दोनों के बीच प्रतिकर्षण पैदा हो जाएगा तो फिर क्या करें? एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका यहाँ पर पहुँचना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये अटैक जो करेगा वो इसके अपोजिट करेगा, हैलाइड के अपोजिट। तो ये यहाँ जाकर अटैक करने वाला है। अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, H+ को प्रोटॉन चाहिए, तो ये धीरे धीरे अपनी तरफ को बॉन्ड ब्रेक करने लगेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे क्या देने लगेगा? कार्बन को देने लगेगा कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन कौन ले ले? कार्बन ले ले। क्यों? क्योंकि H+ किसके पास जाने वाला है? बेस के पास। बेस के पास भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेस अपने इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा? H को डोनेट करेगा। अब थोड़ा बात को समझते रहना। यहाँ पर जैसे ही इसने H को डोनेट करे इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड थोड़ा सा धीरे धीरे क्या होने लगेगा? ब्रेक होने लगा, टूटने लगा। H और कार्बन के बीच का बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगा। अब ये H पे पार्शियली पॉजिटिव आ गया होगा, कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव आ गया होगा। मैं दिखा देता हूँ, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली नेगेटिव। जैसे ही इस पे पार्शियली पॉजिटिव आया तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, तो ये अपने फ्री इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करेगा बताओ? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को जब भी डोनेट करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो धीरे धीरे ये बॉन्ड बनने लगा होगा बी के साथ। धीरे धीरे बी के साथ ये बॉन्ड बनने लगा। बात समझ में आने लगी? अब कार्बन पे नेगेटिव है और X पे भी हमारे पास क्या है? X। इसके पास जैसे ही नेगेटिव आया, इसके पास जैसे ही नेगेटिव आया, मैं दिखा देता हूं। तो अब इस नेगेटिव आने के बाद इसे ऐतराज होने लगा। ये X कहने लगा नेगेटिव चार्ज के रखने की टेंडेंसी तो मेरे पास ज्यादा है। भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन ज्यादा है? कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है। कि नेगेटिव चार्ज कौन रखना पसंद करेगा? X रखना पसंद करेगा। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगता है और खींचने से ये धीरे धीरे ये भी बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। अब जब ये धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा तो X धीरे धीरे ब्रेक होता जा रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? X पे क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव। कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। इस पार्शियली पॉजिटिव और इस पार्शियली नेगेटिव के बीच एक बॉन्ड बनने लगेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो मैं कहने लगूँ यहाँ पर पार्शियली क्या आ जाता है बेटा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, आंशिक, जिसे हम क्या बोलते हैं? आंशिक द्विबंध लक्षण। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आंशिक द्विबंध लक्षण, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। आ गया? इस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर का नाम दिया गया बेबी एल्कीन।
बेबी एल्कीन। भाई स्टार्टिंग है ना एल्कीन बनने की, तो इसका नाम क्या दिया गया, बेबी एल्कीन। ये बेबी एल्कीन एक इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। ये क्या है बेटा, इसकी संक्रमण अवस्था। यानी कि E2 एलिमिनेशन के अंदर क्या आया करती है, संक्रमण अवस्था आया करती है। कार्बोकेटाइन नहीं बनता, बल्कि क्या आया करती है, संक्रमण अवस्था। और इस संक्रमण अवस्था का नाम क्या दिया गया है, बेबी एल्कीन। दोबारा से समझो अच्छे से, जल्दी कुछ नहीं है, अच्छे से समझो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। जब हमने देखा, अच्छे समझना बात को, कि हमारे पास ये एक क्या है, एल्किल हैलाइड है। अटैक करने वाला कौन है, क्षार। अब क्या होगा, ये जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा होगा। जब ये अपनी ओर पुल करेगा तो इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा। ये बात समझ में आती है, इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो ये जब माइनस आएगा तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। जब हम जिसे हम कह रहे थे नाभिक नहीं, न्यूक्लियोफाइल, सारे न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ करते हैं, क्षार हुआ करते हैं। अब यहाँ पर माइनस वाली चीज बैठी हुई है, ये भी माइनस है, तो ये अगर इधर साइड से आकर अटैक करने लगे तो माइनस और माइनस के बीच क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण। तो इधर से अटैक करना इसके लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये जो बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब पता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बेस है, ये जब इधर से अटैक करेगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रखा हुआ है, तो इस बेस और इस न्यूक्लियोफाइल के बीच क्या पैदा हो जाएगा, प्रतिकर्षण पैदा हो जाएगा। इसलिए ये इस साइड से अटैक नहीं करेगा। तो किस साइड से अटैक करेगा, हैलाइड की अपोजिट साइड से। इसने इस साइड से अटैक करा, अपोजिट साइड। ये यहाँ बैठा हुआ है तो इसका अपोजिट ऊपर है, ऊपर हाइड्रोजन रखा हुआ है। अब इसे बेस दिख गया हाइड्रोजन को। प्रोटॉन किसके पास रहना पसंद करता है, क्षार के पास। ये क्या करेगा, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। तो धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक होने लगा, ठीक है। जैसे ये धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होने लगा तो इसके इलेक्ट्रॉन, कार्बन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होने लगे, कार्बन पे। तो कार्बन में पार्शियल नेगेटिव आ गया, तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, आंशिक पॉजिटिव होगा। आंशिक पॉजिटिव जैसे ही बेस को दिखा तो बेस ने तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए कि भाई मैं आ रहा हूं आपके पास डोनेशन के लिए, मतलब त्यागने के लिए। इसने अपने इलेक्ट्रॉन इस H को त्याग दिए, तो इसके साथ बॉन्ड बनाने लगा। धीरे धीरे ये बॉन्ड बनने लगा। बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे ये बॉन्ड बनने लगा, ये धीरे धीरे टूटने लगा। अब जब इस पे माइनस आया तो इस हैलाइड को बहुत नाराजगी हुई कि भाई ये माइनस रखने की क्षमता तो किसके पास होती है, X के पास होती है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगेगा, तो और धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये बॉन्ड भी टूटने लगेगा। जैसे ये बॉन्ड टूट रहा था तो धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड भी जस्ट टूट रहा होगा। तो जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो इस पे पार्शियली क्या आएगा, पॉजिटिव, इस पे पार्शियली क्या आएगा, नेगेटिव। पार्शियली का मतलब आंशिक, इस पे आंशिक नेगेटिव, इस पे आंशिक पॉजिटिव। जैसे ये बॉन्ड टूट रहा है, ये भी टूट रहा है यहाँ से, तो समझ लेना बात को, ये भी टूट रहा है और ये भी टूट रहा है। उसी दौरान क्या होगा, इस पार्शियली पॉजिटिव और इस पार्शियल नेगेटिव के बीच भी एक अट्रैक्शन होने लगेगा और ये भी आपस में एक बॉन्ड बनाने लगे होंगे। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आंशिक द्विबंध लक्षण। कौन सा, आंशिक द्विबंध लक्षण, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया होगा। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को हमने क्या नाम दिया, बेबी एल्कीन। ये इस E2 एलिमिनेशन की क्या है, संक्रमण अवस्था। मैंने आपको पहले भी बताया था, E2 एलिमिनेशन के अंदर हाइड्रोजन और हैलाइड दोनों एक साथ निकलते हैं, जबकि E1 के अंदर पहले हाइड्रोजन निकलता था, पहले X निकलता था, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुआ करती थी, फिर H+ निकलता था, ठीक है। लेकिन E2 के अंदर दोनों एक साथ निकलते हैं, दोनों एक साथ निकलते हैं। तो इसकी संक्रमण अवस्था क्या आई, बेबी एल्कीन आई। बोलो ये बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं, बेबी एल्कीन आई। तो अब बताओ अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर आपको बताया था, मंद अभिक्रिया पर निर्भर करती है, जो अभिक्रिया की दर होती है, जौन सा पद मंद होगा उस पर निर्भर करेगी। तो हम देखते हैं बेटा, ये धीरे धीरे बन रहा है,
ये धीरे धीरे बन रहा है, ये भी धीरे धीरे टूट रहा है, तो सारा का सारा स्टेप कैसा है? स्लो है भाई। कैसा है? स्लो है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? ये स्टेप कैसा है? स्लो है। तो अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है? स्लो स्टेप पर, यानी कि इन दोनों पर निर्भर करेगी। तो अभिक्रिया की दर जो है वो निर्भर करेगी बेटा, या अनुक्रमानुपाती होगी इस एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर और इस बेस की सांद्रता पर, क्षार पर। अब इनकी जब हम आणविकता की बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल तो एल्किल हैलाइड का है और एक मॉलिक्यूल ही क्षार का है। वो मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? पावर में। इसलिए अभिक्रिया कोटि मैंने आपको क्या बताई? 2 बताई। बोलो, बात समझ में आई? तो E2 एलिमिनेशन क्यों कहा गया? क्योंकि अभिक्रिया की जो दर है वो एल्किल हैलाइड और क्षार दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो अभिक्रिया कोटि क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। चलो, पहली बात समझ में आ गई होगी, इसकी मैकेनिज्म भी समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करते हैं। चलिए दूसरी बेटा बात करते हैं हम इसके अंदर। E2 एलिमिनेशन के अंदर सिंगल स्टेप, एक एकल पद अभिक्रिया होती है। एकल पद अभिक्रिया, सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ करती है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही पद में रिएक्शन पूरी होगी। अगर रिएक्शन एक पद में हो रही है तो बताओ यहां पर क्या होगा? कोई कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होती, नो कार्बोकेटाइन। कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, समझ रहे? जिसे हम कार्बोधनायन भी बोलते हैं, कार्बोधनायन। कोई कार्बोधनायन नहीं बनेगा। अगर कार्बोधनायन नहीं बनेगा तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब पुनर्विन्यास। इसमें कोई पुनर्विन्यास भी नहीं होगा। बात समझते रहना है, क्वेश्चन तभी कर पाओगे अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पद अभिक्रिया है, एक पद अभिक्रिया, एक ही पद में रिएक्शन पूरी हो रही है। इसके अंदर कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, कार्बोधनायन कोई नहीं बनता। तो अगर कार्बोधनायन नहीं बनेगा तो इसमें पुनर्विन्यास भी नहीं होगा, मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरी बात करते हैं बेटा यहां पर बेबी एल्कीन की, मतलब अगर बात करें स्टेबिलिटी की, स्थायित्व की, तो बेबी एल्कीन जितना स्टेबल होगी, बेबी एल्कीन जितनी स्थायी होगी, स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी एल्कीन की। भाई बेबी एल्कीन जितना ज़्यादा स्थायी होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी? उतनी ज़्यादा स्थायी होगी। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में अब जब हम बात कर रहे थे तो जितने ज़्यादा क्राउडेड सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापित समूह होते हैं, भाई जितने ज़्यादा प्रतिस्थापित समूह होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बात। प्रतिस्थापित समूह होते हैं, एल्कीन उतनी ज़्यादा स्थायी होती है। एल्कीन उतनी ज़्यादा स्थायी होती है। ये हमने बात करी थी बेटा सेडजफ लॉ में। सेडजफ का जब हमने नियम पढ़ा था, E1 एलिमिनेशन में पढ़ रखा है हमने सेडजफ का नियम। तो सेडजफ बताता है कि जितने ज़्यादा एल्कीन पर प्रतिस्थापित समूह होते हैं, एल्कीन उतनी ज़्यादा क्या होती है? स्थायी होती है। पहली बात ये कही थी, इसी बात को मैं कह सकता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे किसी एल्कीन में, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे, एल्कीन उतनी ज़्यादा स्थायी होगी। एल्कीन उतनी ज़्यादा स्थायी होगी, एल्कीन स्थायी होगी। बोलो, बात समझ में आई? जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, एल्कीन उतनी ज़्यादा स्थायी होगी। तो अब हम बात करते हैं बेटा, अगर मैं बात करूं टर्शरी की, ये टर्शरी एल्किल हैलाइड है। बात करें अगर बेटा हम सेकेंडरी की, ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। बात करें अगर हम प्राइमरी की, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो ये 3 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा और ये 1 डिग्री होगा। हम बताना है
कि कौन सा एल्किल हैलाइड ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनाता है, मतलब कौन एलिमिनेशन जल्दी से देगा। तो जितना स्टेबल क्या होगा बेटा, बेबी एल्कीन होगी, मतलब जितनी स्टेबल एल्कीन होगी उतनी तेज़ी से वो क्या देगा, E2 देगा। चलिए देखते हैं। हम यहाँ से X को हटाते हैं क्योंकि X हटेगा और H हटेगा, तो H तो कहीं से भी हटा सकते हो, यहाँ से कहीं से भी, X यहाँ से, दोनों एक साथ हटेंगे। आपको पता है E2 के अंदर दोनों एक साथ हटते हैं और इस एल्कीन की फॉर्मेशन होगी। इससे कौन सी एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, इस वाली एल्कीन की, भाई कहीं से भी हटा सकते हो। अब आपको बताया था अल्फा हाइड्रोजन के बारे में, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको अल्फा बोलते हैं। अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ये मेरे पास डबल बॉन्ड कैसा होता है, क्रियात्मक समूह, तो ये भी क्रियात्मक समूह का कार्बन है, ये वाला भी क्रियात्मक समूह का कार्बन है। तो क्रियात्मक समूह का कार्बन या क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये तो दोनों क्रियात्मक समूह के हो गए। ये जिस कार्बन से जुड़ेंगे वो अल्फा होगा, मतलब ये अल्फा है। इससे नेक्स्ट चलूँ तो ये भी अल्फा है। भाई ये क्रियात्मक समूह का कार्बन है। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे मान के चलें आप, मेरे पास है एसिटाल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, ये क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। अब बात को थोड़ा समझना, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, तो इस क्रियात्मक समूह में बेटा ये कार्बन भी तो है, तो ये कार्बन जो है वो कार्बन किसका कहलाएगा, क्रियात्मक समूह का कार्बन कहलाएगा। तो क्रियात्मक समूह के कार्बन को हम कोई नाम नहीं देते, इस कार्बन को हम कोई नाम नहीं देंगे। ये कार्बन जिससे जुड़ेगा उसे हम अल्फा नाम देंगे, ये अल्फा होगा, उससे नेक्स्ट ये बीटा होगा, उससे नेक्स्ट वो गामा होगा। भाई बेसिक लेक्चर के अंदर ये बात हमने कवर कर रखी है, जिसको नहीं पता अल्फा बीटा गामा का तो वो बेसिक लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर्च कर सकता है यूट्यूब पे विजन इंस्टीट्यूट के नाम से। तो ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा इसके अंदर, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये 6 अल्फा हाइड्रोजन बनाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से X निकालूं और यहाँ से H निकालूं तो इससे प्रोडक्शन किस चीज़ का होगा, देखो ये CH3, ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इससे नेक्स्ट ये अल्फा होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ से चेक करो, हाइड्रोजन यहाँ से निकलना है और X यहाँ से निकलना है, तो ये क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि दोनों किसके हैं, क्रियात्मक समूह के कार्बन है। तो इसका मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 वाला उससे कम होगा और 1 भी नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही लीस्ट स्टेबल है, बहुत ही कम स्थायी है, बहुत ही कम स्थायी है। तो बताओ, अभी तो बताया बेबी एल्किन जितनी ज़्यादा स्टेबल होगी E2 एलिमिनेशन उतनी ज़्यादा देगा। तो कौन ज़्यादा देगा, टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, मतलब 3 डिग्री जल्दी देंगे 2 से, 2 जल्दी देंगे 1 से। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात, बढ़िया। इसका मतलब E2 एलिमिनेशन का ऑर्डर क्या होगा, के स्थायित्व का क्रम। अगर E2 एलिमिनेशन के स्थायित्व के क्रम की बात करें तो 3 डिग्री ज़्यादा E2 एलिमिनेशन देंगे किससे, 2 से, और 2 ज़्यादा देंगे 1 से। अरे ये तो SN1 भी दे रहा था, सॉरी E1 भी ऐसे ही दे रहा था। E1 का भी ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, दोनों का ऑर्डर सेम ही होता है। 3 डिग्री जल्दी देंगे 2 से, 2 जल्दी देंगे 1 से। तो इन ऑर्डर को लिख लेते हैं एक अच्छी तरीके से। चलिए इनको ऑर्डर को लिख लेते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा SN1 की और बात करें E1 की और बात करें E2 की, तीनों का ऑर्डर सेम ही रहता है, 3 डिग्री,
2 डिग्री और 1 डिग्री। हाँ, अगर बात करें SN2 की तो SN2 का ऑर्डर इसके विपरीत हो जाता है। SN2 जल्दी कौन देता है? 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये सब हमने चीज़ें पढ़ रखी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसे नोट कर लो अच्छे से। नोट कर लिया? चलो आगे चलते हैं। तो हमने 3 पॉइंट कवर कर लिए। हमने कवर करा E2 एलिमिनेशन क्यों कहते हैं। अगर बात करें E2 एलिमिनेशन की तो इसका रेट किस किस पे डिपेंड करता है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे डिपेंड करेगा और क्षार की सांद्रता पे डिपेंड करेगा। दूसरी हमने बात करी थी बेटा आपसे कि हमारे पास ये सिंगल स्टेप रिएक्शन हुआ करती है, इसके अंदर कार्बोकेटायन नहीं बनता, और कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो पुनर्विन्यास भी नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तीसरी बात हमने करी इसके अंदर, हमने स्थायित्व की बात करी है कि बेबी एल्किन जितना ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है, वो E2 उतनी तेज़ी से देगा। जैसे हमने देखा 3 डिग्री जल्दी देगा E2, किससे? 2 डिग्री से, 2 डिग्री जल्दी देगा 1 डिग्री से। अब हम बात करते हैं आगे की ओर, आगे चलते हैं, बेस के बारे में बात करते हैं, क्षार के बारे में बात करते हैं, परबल क्षार के बारे में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब परबल क्षार की बात करेंगे तो परबल क्षार में क्या होगा? KOH होगा, KOH एल्कोहलिक। अगर कहीं आपको KOH एल्कोहलिक दिख जाए तो समझ जाओ वहां पर क्या हो रहा है? E2 एलिमिनेशन हो रहा है। दूसरा हो सकता है NaOH एल्कोहलिक। अगर NaOH दिख जाए तो भी वहां पर क्या हो रहा है? E2 एलिमिनेशन हो रहा है। तीसरी बात, अगर आपको दिख जाए सोडामाइड NaNH2 अमोनिया, ये इन दोनों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों से ज़्यादा परबल क्षार है। तीसरा अगर आपको ये दिख जाए तो ये भी किस चीज़ को बताएगा बेटा? E2 एलिमिनेशन को बताएगा। चौथी बात, हमारे पास अगर टर्ट ब्यूटॉक्साइड आपको दिख जाए, ठीक है, तो ये भी क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग परबल क्षार है। ये भी क्या है? परबल क्षार। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3 CH3 CH3, ये क्या है? एक परबल क्षार है। चौथा अगर आपको दिख जाए CH3O- तो ये भी क्या है? एक परबल क्षार है। छठा अगर हमें दिख जाए C2H5O-, तो ये सब क्या है? परबल क्षार है। तो परबल क्षार ये कहीं पर भी दिख जाए, समझ जाओ वहाँ पर क्या हो रहा है? E2 एलिमिनेशन हो रहा है। बोलो बात समझ में आई? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम बात करते हैं, ये चौथा पॉइंट था। पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे सॉल्वेंट के बारे में, विलायक के बारे में, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति। स्टार्टिंग में बताई थी मैंने विलायक कैसा होना चाहिए? पोलर हो, एप्रोटिक हो। पोलर एप्रोटिक, हिंदी में भी यही बोलते हैं इनको, ध्रुवीय एप्रोटिक, है ना? पोलर एप्रोटिक विलायक। विलायक कैसा होना चाहिए? पोलर हो और एप्रोटिक हो। क्यों? पोलर क्या करेगा बेटा? C और X के बीच का जो बॉन्ड है उसको दुर्बल करेगा, कमजोर करेगा। पोलर का काम क्या होता है? पोलर विलायक का काम क्या होता है? दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल को कमजोर करना। समझ रहे हैं? जैसे NaCl, Na पे प्लस होता है और Cl पे माइनस। अगर आप NaCl को जल में डाल लो तो जल विलायक है। अगर जल में डाल लो, किस में? जल में। जल क्या है बेटा? विलायक है। तो क्या होगा? ये जल क्या काम कर देगा? Na प्लस और Cl- के बीच जो आकर्षण बल है, Na प्लस और Cl- के बीच जो आकर्षण बल है, ये वाटर, ये जल उस आकर्षण बल को कमजोर कर देगा और दोनों को अलग अलग कर देगा। तो Na पे प्लस आ जाता है और Cl पे माइनस। ये काम होता है पोलर का, जिसे हम प्रावैद्युतांक गुण बोलते हैं, ठीक है। तो पोलर होगा विलायक, तो क्या काम करेगा? C और X के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, तभी तो E2 जल्दी होगा, क्योंकि C और X के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो E2 आराम से हो जाएगा। एप्रोटिक का काम क्यों है? एप्रोटिक का काम क्या है? अगर ये प्रोटॉन देता, सपोज दैट ये अगर H+ देता, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या काम करता? इस H+ को एक्सेप्ट कर लेता। मान के चले CH3O- था, तो इस प्रोटॉन को क्या कर लेता? ये एक्सेप्ट कर लेता। तो अगर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता तो जो एल्किल हैलाइड का प्रोटॉन है उसकी रिक्वायरमेंट ही ना होती, इस बेस को जरूरत ना होती इस बेस को, तो फिर ये यहाँ पर अटैक ना करता। अगर यहाँ पर ये अटैक नहीं करेगा तो रिएक्शन पूरी नहीं होगी। इसलिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? एप्रोटिक हो, ताकि उसे प्रोटॉन ना मिल पाए।
प्रोटॉन उसको सॉल्वेट ना कर सके, मतलब चारों ओर से ना घेर सके। अगर यहाँ प्रोटॉन होता, ये प्रोटिक होता, तो ये प्रोटॉन इस क्षार को चारों ओर से सराउंड कर लेता, घेर लेता, और इस प्रोटॉन इस क्षार को ये इस एल्किल हैलाइड तक पहुँचने नहीं देता। इसलिए सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? एप्रोटिक होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है कि एप्रोटिक क्यों लिया सॉल्वेंट की नेचर? चलिए बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें बेटा लीविंग टेंडेंसी की, निकलने वाले समूह की, लिविंग टेंडेंसी, तो आपको पहले भी बताया था मैंने, जो RI होता है उसकी लिविंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है RBr से, RBr की ज़्यादा होती है RCl से, और RCl की ज़्यादा होती है RF से। मतलब अगर मैं बात करूं कि इन चारों में से कौन जल्दी से E2 देगा, तो I बहुत तेज़ी से बाहर जा सकता है तो जल्दी से E2 दे देगा। किससे जल्दी दे देगा? Br से Br जल्दी देगा, Cl से Cl जल्दी देगा, F से। तो इसके अंदर लिविंग टेंडेंसी है। ये बात समझ में आ गई? रफ कर दूँ? चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक आपको बात तो सारी समझ में आई गई होगी, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं E2 एलिमिनेशन पर। वो कहेगा बेटा आपसे क्या होता है जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन की क्रिया एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से कराते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अरे बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। क्या होता है जब 2 ब्रोमो ब्यूटेन की क्रिया एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश KOH से कराते हैं? अब ये एल्कोहलिक है तो क्या दे रहा होगा? E2 एलिमिनेशन दे रहा होगा, पर्बल क्षार यूज कर रखा है। चलिए 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 ब्रोमो दूसरी पोजीशन पर क्या आ रहा होगा? Br आ रहा होगा, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, एज योर विश, वो तो आपकी मर्जी है। वैलेंसी पूरी करो। इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3। इसको कितने चाहिए भाई? 1 2 3, 3 वैलेंसी है। कार्बन की होती कितनी है? 4, तो इसे 1 हाइड्रोजन चाहिए। इसे कितने चाहिए? देखो 1 और 1 2, 2 वैलेंसी होती कितनी है? 4, तो इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसकी कितनी है? 1, तो इसे कितने चाहिए? 3। हमें रिएक्शन करनी है बेटा एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से। कास्टिक पोटाश कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक। याद हो मैंने जब पहले दिन आपको E1 पढ़ाया था, E1 के बारे में मैंने आपको बताया था, नेमिंग के बारे में। E1 के बारे में भी नहीं बताया था बल्कि एलिमिनेशन के बारे में बताया था, और आपसे कहा था जो एलिमिनेशन होता है उसको हम कई नाम से जानते हैं। एक तो आपको बताया था इसके अंदर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकलती है, तो मैंने कहा था विहाइड्रोहैलोजनीकरण बोलते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। वी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन। इसके अंदर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों एक साथ निकलती है ना, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होता है, बीटा जिस पोजीशन से लग रहा है उसे अल्फा बोलते हैं, और इसे हम बीटा बोलेंगे। इससे नेक्स्ट वाले को भी बीटा। अल्फा से नेक्स्ट इधर चलोगे तो भी बीटा, इधर चलोगे तो भी बीटा। इसे बीटा और बीटा डैश बोल सकते हो। तो हमने देखा था जब हम बात कर रहे थे एलिमिनेशन की, तो देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है उसे अल्फा बोलते हैं। ये क्रियात्मक समूह है, ये इस कार्बन जुड़ रहा है तो ये अल्फा होगा। इससे नेक्स्ट ये कौन सा होने वाला? बीटा, यानी कि बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, अल्फा से हैलाइड निकल रहा है। बोलो अल्फा से क्या निकल रहा है? हैलाइड। बीटा से क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। तो इसका मतलब एलिमिनेशन कहाँ से हो रहा है? अल्फा और बीटा से। तो इसलिए इसका नाम एक और रखेंगे हम, अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया। अल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया। बोलो। अच्छा ये वाला नाम भी हम इसको बोलते हैं एलिमिनेशन को। एक और बोलते हैं क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकल रहा है इसलिए इसका नाम होता है बीटा एलिमिनेशन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया।
किसी भी नाम से पूछी जा सकती है। आपसे कहेगा बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्रियाविधि दो, इस तरह से बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो ये इसके नाम है, ये क्या है, इसके नाम है, नेम है, समझ रहे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले बेटा हाइड्रोजन किस पोजीशन से निकलता है, बीटा पोजीशन से। कहाँ से निकलता है बोलो, बीटा पोजीशन से निकलता है। अगर बीटा पोजीशन से निकलेगा हाइड्रोजन तो बीटा के तो 2 कार्बन है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल सकता है। दोनों पोजीशन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे, भाई बिहार तो निकलना ही निकलना है, तो दोनों पोजीशन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे। तो चेक करो CH3 पहले हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये CH2 जू का तू रहेगा, CH2, ये CH जू का तू रहेगा, Br यहाँ से निकल गया और यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, H निकल जाएगा, तो ये CH2 होगा, बोलो। और इनके बीच क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक तो ये हो गया। एक क्या हो सकता है, अब के मैं H को यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो अब के मैं H को यहाँ से निकाल लूँगा। चलो H को यहाँ से निकालेंगे तो ये CH3 तो जू का तू रहेगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा तो CH बचेगा, यहाँ भी क्या बचेगा, CH, ऊपर से Br निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, तो दोनों की एक संयोजकता कम हो जाएगी, तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये CH3 जू का तू। एक ये प्रोडक्ट बना, 2 प्रोडक्ट बने, कितने, 2। इसके अंदर हमें बताना है कि मुख्य उत्पाद कौन सा है। तो आपको सैडजेफ रूल्स पढ़ रखा होगा अपने E1 एलिमिनेशन के अंदर। सैडजेफ क्या कहते हैं कि जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वो मुख्य उत्पाद होती है, वो एल्किन क्या होती है, मुख्य उत्पाद होती है। तो हमें अल्फा हाइड्रोजन को काउंट करना है। तो यहाँ जाओ, ये दोनों क्रियात्मक समूह के कार्बन है। इससे नेक्स्ट अल्फा, अगर मैं इस कार्बन से नेक्स्ट लूँगा तो ये भी अल्फा, क्योंकि दोनों क्रियात्मक है। क्रियात्मक समूह से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बोलो बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6। जबकि यहाँ बात करूँ तो ये क्रियात्मक समूह, अब ये क्रियात्मक समूह तो इससे नेक्स्ट तो ये अल्फा, उससे नेक्स्ट तो है ही नहीं कोई, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा किस में है, इस वाली एल्कीन में, इसलिए ये एल्कीन कौन सी होगी, मुख्य एल्कीन होगी। ये कैसी होगी, मुख्य एल्कीन होगी। इसलिए इसका नाम क्या होता है बेटा, सैडजेफ प्रोडक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, सैडजेफ उत्पाद। इसे हम क्या बोलते हैं, जो मुख्य उत्पाद होता है ये 80% बनता है। कितना, 80। ये मुख्य नहीं होगा क्योंकि कम मात्रा में बन रहा है, तो इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन उत्पाद। इसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन उत्पाद। और ये कितना बनता है, 20% बनता है। तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं इसके अंदर, एक हॉफमैन उत्पाद है और एक सैडजेफ उत्पाद है। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जो स्थायी होता है, वो सैडजेफ प्रोडक्ट कहलाता है। जो कम मात्रा में बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन उत्पाद बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। और लेके चलते हैं एग्जाम्पल। ध्यान रखना, हाइड्रोजन कहाँ से निकलने वाला है, बीटा पोजीशन से निकलेगा। हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, बीटा पोजीशन से निकलेगा। ये क्वेश्चन कर लिया आपने, इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम बस क्वेश्चन करेंगे, मतलब लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा क्वेश्चन की, बस डायरेक्ट बताऊंगा। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, ये वाला। इसको मैं कैसे लिख सकता था, देखो लाइन में अगर ड्रॉ करता तो मैं इसको ऐसे बनाता, 1 2 3 4 ऐसे बनाता, ये। तो ये वाली चीज़ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और वो आपको एरो के ऊपर देगा KOH। कैसा देगा बेटा, KOH एल्कोहलिक, और हीटिंग दिखाएगा और कहेगा अननोन एलिमेंट बताओ, अज्ञात A क्या होगा, A बताओ, मतलब इस तरह से A को फाइंड आउट करना। अब एल्कोहलिक KOH है तो हमें बताता है E2 के बारे में। गरम कर रहे हो तो भी गरम भी E2 के बारे में ही बताता है, क्योंकि हीटिंग टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। चलिए, अगर ये E2 के बारे में बता रहा है तो E2 क्या कहता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन जुड़ता है वो अल्फा होता है, उससे नेक्स्ट बीटा। हाइड्रोजन कहाँ से निकलना है, बीटा से,
यहाँ से Br निकाल दो, यहाँ से बीटा निकाल दो, बीटा तो एक ही है, तो यहाँ से Br और यहाँ से हाइड्रोजन। चलो देखते हैं, CH3 CH2, यहाँ से बेटा क्या निकलना है, हाइड्रोजन, तो CH बचेगा, यहाँ से Br निकालना है तो CH2 बचेगा, दोनों के बीच क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड और प्लस, चलो जो भी निकलना है, प्रोडक्ट तो हमारा ये बन गया। प्रोडक्ट क्या बन गया, नाम क्या होगा, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, डबल बॉन्ड 1 पैर है तो 1 इन लिख दो, या फिर बस डायरेक्ट क्या लिख दो, ब्यूटीन लिख दो। बोलो समझ में आती है बात। आगे चले, इसके अंदर रीअरेंजमेंट का कोई रोल ही नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट बनाने हैं, रीअरेंजमेंट का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता नहीं, बल्कि क्या बनती है, बेबी एल्कीन ट्रांजिशन स्टेट बना करती है। क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें, मान के चले अब के इस तरह का क्वेश्चन था, ये CH, ये CH, ये Br और ये CH3, इस तरह का क्वेश्चन था। इस तरह का भी रहने दो अभी फिलहाल, चलो ले लो यही, और ये Br, एरो के ऊपर दिया QH और यहाँ पर दिखा दिया हीटिंग इफेक्ट, और ये QH कैसा है, अल्कोहलिक है, और यहाँ पर क्या दिखाया बेटा, हीटिंग इफेक्ट, गर्म कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा होगा, इससे नेक्स्ट बीटा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा। एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है और एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, दोनों पोजीशन से हाइड्रोजन को निकालो। भाई रीअरेंजमेंट तो कुछ होना ही नहीं यहाँ पर, एक बार हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल रहे हो आप, तो यहाँ से भी यार तो डबल बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पर देखो CH और अगेन फिर कौन होगा, CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा। एक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अब के H यहाँ से निकाल दो तो H यहाँ निकलेगा और Br यहाँ निकलेगा, तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बन जाएगा। तो अब के कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है बताओ, ये CH3, ये CH3, ये CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। चलिए अगर मैं बात करूँ, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे नेक्स्ट ये अल्फा होगा, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें चेक करो, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट ये होगा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होते हैं वो मुख्य एल्कीन होती है, और मुख्य वाली एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, सैडजफ प्रोडक्ट बोलते हैं, सैडजफ उत्पाद। बोलो, तो ये कौन सा होगा, हॉफमैन होगा, हॉफमैन उत्पाद। ये कौन सा होगा, हॉफमैन होगा। बोलो बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पहचान पा रहे हो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 एल्कीन बनी, एक ये वाली और एक वो वाली, ये स्टेबल थी क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, स्टेबल वालों को हम क्या बोलते हैं, सैडजफ उत्पाद, और उसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन उत्पाद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास ये एल्कीन होती, ये, और यहाँ में कहता KOH कैसा है, अल्कोहलिक, हीटिंग, उससे कोई पूछता प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सिंपल, शायद आपको पता भी चल गया होगा कि भाई ये अल्फा है, इससे नेक्स्ट ये बीटा है, हाइड्रोजन यहीं से निकल सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, Br यहाँ से, दोनों के बीच क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट मिल रहा है। नाम क्या होगा इस प्रोडक्ट का, अगर नाम की बात करें तो आप इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3, या ऐसे करते हैं 1 1 2 3, तब भी 3 होता, तो ये क्या हो जाएगी, साइड चेन। साइड चेन कौन से कार्बन पे है, दूसरे पे, तो इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 2 मिथाइल। 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन, और डबल बॉन्ड 1 पे होगा तो इसलिए क्या नाम लिखा जाएगा, 1 इन, तो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, या 2 मिथाइल प्रोपिन। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से ये, और यहाँ पर दे रखा है अल्कोहलिक KOH
और हीटिंग इफेक्ट, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? प्रोडक्ट। सिंपल। ये क्या होगा बेटा? ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, आपको पता है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। तो Br जिस कार्बन जुड़ा है वो अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से Br, तो यहाँ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, ये कार्बन कार्बन इस तरह से। बोलो, यहाँ CH होगा, यहाँ CH2 होगा और यहाँ Br होगा, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, CH2, CH2 और CH2। मुझे क्या करना है? H को यहाँ से निकालना है और Br को यहाँ से। तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हम क्या बना देंगे इन दोनों के बीच? डबल बॉन्ड। तो देखो CH2, CH2, CH, यहाँ से तो H निकालना है खैर, और यहाँ पर क्या बनाना है? डबल बॉन्ड। यहाँ से CH2 बचेगा क्योंकि Br निकल रहा है बस। अगेन CH2, फिर CH2, फिर CH2 और ये बन जाएगा। ठीक है। अगर इसी रिएक्शन को मैंने पढ़ा रखा है आपको, रफ कर रहा हूँ इसको। अगर मैं इसी रिएक्शन को, चलो ये बता रहा हूँ, SN1 से कराता, सॉरी E1 से कराता, तो E1 में पहले Br निकलता है, फिर H प्लस निकलता है। तो पहले Br निकलेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा, मैं ऐसे डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। तो ये CH2 प्लस। अब CH2 प्लस है तो आपको पता है ये 1 डिग्री है। अगर ये यहाँ आ जाए किसी भी तरीके से, ये प्लस इस पर आ जाए, तो ये एक कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 डिग्री पहुँच सकता है। तो ये रीअरेंजमेंट कर लेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो क्या होता है फिर वहाँ पर? रीअरेंजमेंट होता है। तो ये प्लस मतलब यहाँ का H शिफ्टिंग करेगा। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ CH, यहाँ का H शिफ्ट होगा यहाँ पर और यहाँ का प्लस शिफ्ट होगा यहाँ पर। तो मैं बता रहा हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये प्लस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो अब मेरे पास प्लस इस कार्बन पाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? CH3। ये स्टेबल है। तो अब ये स्टेबल है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा और ये बीटा, और ये भी क्या होगा? बीटा होगा। ये करा रखा है मैंने क्वेश्चन E1 में। ये अल्फा होगा क्योंकि प्लस यहाँ है, तो ये बीटा और ये बीटा। तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ से, एक बार यहाँ से, दोनों सिमेट्री है, कहीं से एक से निकाल दो, एक बार यहाँ से निकाल दो। तो यहाँ से निकालोगे तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, यहाँ से निकालोगे तो अल्फा हाइड्रोजन कम होंगे। तो मेजर सेट ऑफ प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। E1 की अगर हम बात करें, E2 की बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट आती है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। ट्रांजिशन स्टेट आएगी तो ये जो हमारे पास Br निकल रहा है, तो साथ में एकदम से H निकलेगा, तो Br और H निकल जाएगा जब साथ में, तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं अच्छे से, और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, अब के क्वेश्चन ऐसा लिया, यहाँ पर मैंने Cl ले लिया। चलो इसको मैं थोड़ा ऐसा करके दिखा रहा हूँ। CH3 होगा, ये कार्बन होगा, ये CH3 होगा, यहाँ पर Cl होगा, और ये तो आपको पता है हर कोने पे कार्बन होता है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये। अब बेटा एल्कोहलिक KOH लिया और हीटिंग इफेक्ट लिया। तो देखो ये अल्फा है, इससे नेक्स्ट ये बीटा होगा, इससे नेक्स्ट ये बीटा होगा, इससे नेक्स्ट ये वाला भी क्या होगा? बीटा होगा। तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, एक बार हाइड्रोजन आप यहाँ से हटा सकते हो, दोनों सिमेट्री है ना, तो दोनों में से किसी एक से हटा लूँगा और एक बार यहाँ से हटा लूँगा। तो एक प्रोडक्ट तो मेरा, जब मैंने हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, Cl यहाँ से, दोनों के बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये CH3 तो झुका तू रहा, इन दोनों के बीच क्या बन चुका है बेटा? डबल बॉन्ड बन चुका है। एक प्रोडक्ट तो ये बना। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? जब मैं हाइड्रोजन को यहाँ से निकालूंगा, तो यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ से Cl निकलेगा, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ये CH3 और ये भी CH3। अब थोड़ा बात को समझना, ये मेरे पास डबल बॉन्डेड कार्बन है तो क्रियात्मक सम होगा। इससे नेक्स्ट ये अल्फा,
इससे नेक्स्ट ये अल्फा। यहाँ पर कितना हाइड्रोजन होंगे देखो, 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन होगा क्योंकि 3 वैलेंसी हो रही है, तो एक हाइड्रोजन पूरी कर रहा होगा 4। एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों कैसे हैं, क्रियात्मक। तो इससे नेक्स्ट ये वाला अल्फा, इससे नेक्स्ट ये वाला अल्फा, इससे नेक्स्ट ये अल्फा, इससे नेक्स्ट ये अल्फा, तो 3 और 3 6। यहाँ पर कितने होंगे, 1 और 1 2, तो 2 हाइड्रोजन अल्फा के यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, तो 6 और 4 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन होने वाले हैं, 10 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट कहलाता है, सैडजफ प्रोडक्ट कहलाता है। कौन सा, सैडजफ उत्पाद। तो ये कौन सा होगा, ये फिर हॉफमैन उत्पाद होगा। ये फिर कौन सा होगा, हॉफमैन। बताया था मैंने आपको, वो 80% बनता है और ये 20% बनता है। अब समझ में आने लगा, अब आने लगा ना समझ में, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा। याद हो मैंने आपको बताया था कि बेस का अटैक एंटी होता है, तो एक क्वेश्चन उस पर भी लेना है हमें, एंटी वाले पर भी। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। जब बी आर को मैं यहां लगा दूं तो अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। ये अल्फा है बोलो, तो ये बीटा होगा, ये भी क्या होगा, बीटा, और इससे नेक्स्ट ये भी कौन सा होगा, बीटा होगा। तो ये तो दोनों सिमेट्री है, किसी एक से निकाल लूंगा, एक यहां से निकाल लूंगा, तो एक प्रोडक्ट तो मेरा कौन सा बनने वाला है, अगर मैं बात करूं KOH की, एल्कोहलिक। तो एक प्रोडक्ट तो मेरा बनेगा ये वाला, जब मैंने यहां से निकाल लो या यहां से निकाल लो एक ही बात है, तो बाकी दोनों ये चीज़ें सेम रहेगी। बोलो कोई दिक्कत। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जब मैं इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन निकालूंगा। भाई यहाँ से निकाल लिया मैंने इस पे से हाइड्रोजन, यहाँ से, तो इसके बीच डबल बॉन्ड बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट मेरा ये बन जाएगा। अब मुझे वही चेक करना है कि किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे नेक्स्ट ये अल्फा होगा, इससे नेक्स्ट ये अल्फा होगा, इससे नेक्स्ट ये अल्फा होगा। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बोलो, 2, 1 और 1 2 वैलेंसी खाली है, तो 2 हाइड्रोजन, 2 यहाँ होंगे, 2 4, और 1 यहाँ होगा, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन चेक करो भाई, ये क्रियात्मक समूह हो गया, तो ये अल्फा, सॉरी हाँ ये अल्फा, इससे नेक्स्ट ये अल्फा, इससे नेक्स्ट ये अल्फा, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 4 और 6 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो बोलो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, सैडजफ प्रोडक्ट। ये सैडजफ उत्पाद है, और ये कौन सा है, ये हॉफमैन उत्पाद है। आ रही है कुछ बात समझ में, बहुत बढ़िया, आनी चाहिए बात। देखो हमारा मकसद ही आपको समझाना है, ठीक है। मेहनत करें, अच्छे से पढ़ते रहें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें ज़रूर, उस डाउट को 100% सॉल्व किया जाएगा, हर तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी, जितना हो सकेगा हम आपके लिए करेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा एक क्वेश्चन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पर मैंने CH3 लगाया और यहाँ पर मैंने H लगाया, यहाँ पर मैंने बेटा Cl लिया और ऊपर हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लिया और यहाँ पर CH3 लिया। इस रिएक्शन को मैं करा रहा हूँ KOH, एल्कोहलिक कास्टिक पोटास की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूँ। तो अब मैंने कहा था बेटा ये चेक करो, ये हमारे पास क्या है, अल्फा है, तो इससे नेक्स्ट ये बीटा होगा, ये वाला जो कार्बन होगा, इससे नेक्स्ट ये बीटा होगा, ये वाला कार्बन होगा। अब मैंने कहा था जो बेस होता है, बेस वो अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट, विपरीत। अब देखो अगर ये बीटा है तो ये वाला हाइड्रोजन हटाएगा यहाँ से, जो बेस होगा, ये जो बेस है
कौन सा हाइड्रोजन? ये वाला हाइड्रोजन हटा सकता है या फिर ये वाला हाइड्रोजन हटा सकता है। ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है और ये भी बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है बीटा पोजीशन का, वो Cl के साइड में रखा हुआ है। अगर ये Cl के साइड में रखा हुआ है तो इसका मतलब जब ये इधर से बेस आएगा तो इसके बीच प्रतिकर्षण होगा और इसका हटाना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कौन सा हाइड्रोजन हटा पाएगा? अपोजिट वाला। स्टार्टिंग बात बताई थी मैंने आपको, कौन सा हटाएगा? अपोजिट वाला। तो ध्यान रखना, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, ना कि यहाँ। अगर किसी ने डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? गलत होगा। ये ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, तो ये ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? Cl यहाँ से हटेगा, H यहाँ से हटेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। ये CH3 जो का तू रहेगा, यहाँ भी CH3 जो का तू रहेगा और यहाँ भी H जो का तू रहेगा। अगर किसी ने धोखे से, बाय मिस्टेक या जानबूझ के डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया और कहा कि भाई ये हमारे पास उत्पाद है, तो उसका उत्पाद क्या होगा? गलत होगा। अभी तो बताया बेस Cl के अपोजिट अटैक करेगा। कहाँ करेगा? अपोजिट अटैक करेगा। समझ में आई बात? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के टाइप का, एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला। अगर मान के चले मेरे पास ये है, यहाँ पर मैंने बाहर की ओर CH3 लगाया, यहाँ पर मैंने अंदर की ओर Cl लगाया। अंदर की ओर क्या लगाया बोलो? Cl। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो बाहर की ओर होगा। यहाँ का जो हाइड्रोजन होना है वो कहाँ को होगा बेटा? अंदर की ओर होगा। और रिएक्शन कराई हमने कास्टिक पोटास, कैसा होगा? एल्कोहलिक, हीटिंग। तो अब देखो ये Cl है, इस कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इससे नेक्स्ट ये बीटा होगा, इससे नेक्स्ट ये बीटा होगा। अटैक बीटा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, ये भी आपको पता है। बीटा हाइड्रोजन अगर बाहर निकलेगा या तो ये वाला निकलेगा या फिर ये वाला निकलेगा, इन दोनों में से कोई एक निकलने वाला है। लेकिन निकलेगा कौन सा? जो Cl के क्या होगा? अपोजिट होगा, विपरीत होगा। देखो Cl भी अंदर की ओर है, ये हाइड्रोजन भी अंदर की ओर है, दोनों एक ही साइड में है। तो दोनों एक साइड में है तो ये वाला हाइड्रोजन तो निकलना पॉसिबल नहीं है, ये बाहर की ओर है, Cl अंदर की ओर है, तो ये अपोजिट है। तो फिर कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा? बाहर वाला। तो यहाँ से Cl, यहाँ से हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब शायद आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ये जो का तो हाइड्रोजन रह जाएगा, ये यहाँ पर CH3 रह जाएगा, और हाइड्रोजन को तो हम दिखाते नहीं, दिखाओ या ना दिखाओ। अगर ये CH3 बाहर है तो हाइड्रोजन कहाँ को होगा? अंदर को होगा। ये प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।